हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है एम केम। और हम हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के चैप्टर को फिर से अभी कंटिन्यू करने वाले हैं और उसकी सीरीज हम जारी रखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के जो लेक्चर्स है उसको मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है। आपको बस क्या करना है, तो उसमें से नोट्स बनाने हैं और उसको कंप्लीट कर देना है। साथ ही साथ अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और आपको आज जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, तो EAN रूल। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कभी नहीं समझ में आएगी। और इस चैप्टर के इस टॉपिक पे हमेशा एक सवाल बनता है, तो ये सवाल आपको सॉल्व करते आना चाहिए। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आपको समझनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले सिडविक ने प्रपोज की थी, प्रपोज्ड EAN रूल। इसको किसने प्रपोज किया? इसको सिडविक ने प्रपोज किया। और किस लिए प्रपोज किया था? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए इसने ये रूल सजेस्ट किया था। और इसने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है टू अटेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस। मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बोलते हैं यहाँ पे। हमको पता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, तो लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और ये जो एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉन का, ये सेंट्रल मेटल एटम तब तक करता है, बोलते जब तक वो नोबल गैस एलिमेंट के जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन नहीं कर लेता। इसका मतलब क्या है, तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम को ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर गेन करना होता है। देखो 18 किसका होता है, तो हमेशा आर्गन का। ओके, या फिर 36 किसका होता है, तो क्रिप्टॉन का। या फिर 54 ये किसका होता है, तो जेनॉन का। या फिर 86 ये किसका होता है, तो रेडॉन का। तो हमको रेडॉन तक नहीं जाना है, हम क्या करेंगे, जेनॉन तक इसको सीमित रखते हैं। तो कोई भी सेंट्रल मेटल एटम इन 3 नोबल गैस के जैसे, ये नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स अपने सराउंडिंग में लाना चाहता है, तो सेंट्रल मेटल एटम तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है जब तक वो 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर लेता, या फिर 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर लेता, या फिर वो 54 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं कर लेता। ओके, तो यहां तक उसके इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन होता है सेंट्रल मेटल एटम का। किससे? तो लिगैंड से। तो ये जब तक ये नंबर को गेन नहीं कर लेता तब तक ही वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। अब देखो EAN रूल हमको क्लियर कट इंफॉर्मेशन देता है। किसकी देता है इंफॉर्मेशन? तो नंबर ऑफ लिगेंड present in the surrounding of central metal atom। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में कितने लिगैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी कौन बताता है आपको? लिगैंड EAN रूल बताता है। यानी किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम के सराउंडिंग में कितने लिगैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हम किससे निकाल सकते हैं? तो EAN रूल से निकाल सकते हैं। और उसकी स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन होती है इससे।
तो हम क्या करते हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, इस EAN रूल के बारे में जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा के दिया है वो अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि EAN कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, और उसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और बाकी बचे हुए प्रॉब्लम आपको खुद को सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके नहीं दूंगा। और उसी के साथ साथ उसको फॉलोड बाय हम क्या निकालना सीखेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पढ़ने वाले हैं EAN रूल के बारे में और निकालना पड़ने वाला, इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड EAN रूल यानी, या फिर हम उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये हमको देखना है। यानी इसका मतलब क्या है, तो आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए, एक तो 18 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए 36 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए तो 54 आना चाहिए। अगर ये 3 नंबर्स आते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, तो इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड EAN रूल को फॉलो करता है, नहीं तो वो EAN रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आपको एग्जाम में सवाल आएगा, इफ द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोज EAN रूल, यानी उसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एक तो 18, 36 या फिर 54। अगर ये 3 नंबर्स उसके EAN की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आते हैं, तो वो इस EAN रूल फॉलो करता है, नहीं तो EAN रूल फॉलो नहीं करता है। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाले कैसे, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है, देखो Z माइनस एक्स प्लस वाई। अब Z यानी क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ओके। X यानी क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन फ्रॉम इट एटम। अब ये चीज कुछ हमारे दिमाग के बाहर की चीज है, इसलिए इसको मैं सिंपल में लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। X यानी क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पे Y यानी क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है लिगेंड, ये डिसाइड करता है। अब देखो हम एग्जांपल से समझ में आएंगे। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मुझे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है, या फिर ये EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये निकालना है। तो मुझे देखना पड़ेगा 18, 36, 54, पहले ये 3 वैल्यूज मेरे दिमाग में डालनी पड़ेंगी कि अगर इसकी वैल्यू 18, 36 या फिर 54 आती है तो ही ये EAN रूल फॉलो करता है, नहीं तो ये EAN रूल फॉलो नहीं करता है। अब देखो EAN, अब EAN निकालने के लिए हमको Z पता होना चाहिए, तो CO का Z यानी एटॉमिक नंबर है 27, इसका एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है। अब X यानी क्या, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव साइन होता है तो वही उस सेंट्रल मेटल एटम का क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर। ये मैंने सिंपल एक ट्रिक बताई दी थी, जब भी कभी वहां पे पॉजिटिव रहेगा वही सेंट्रल मेटल एटम का क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। निगेटिव के केस में ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज की तरफ ध्यान में रखना। अगर मेरा वो लेक्चर आपने देखा नहीं है तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे X की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब आपको निकालनी है Y की वैल्यू। अब देखो Y ने क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड। अब देखो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जल्दी बोलो, चलो जल्दी बोलो, कितने इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 6 लिगेंड कितने करेंगे, तो 12 करेंगे, यानी Y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 12। अब देखो इसका EAN मैं निकालता हूं, EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस एक्स प्लस वाई, ओके। अब आपका Z कितना है 27, अब आपका X कितना है तो 3, अब आपका Y कितना है तो 12। अब देखो 27 माइनस 3 24, 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 36, 36 हमारा नंबर है। इसका मतलब इट फॉलोज EAN रूल, ओके। तो ये सब आपको नोट डाउन करना है, ध्यान में रखना कि ये सब प्रॉब्लम आपको नोट डाउन करनी है, और ये प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में जो दी है वो आपको सॉल्व करके देखने हैं, उसके सिवा ये जमेगा नहीं, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा एक प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, देखो। अब देखो इस कंपाउंड का मुझे निकालना है कि ये EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे सबसे पहले इसकी कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, Z। अब Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। अब इसका मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस की होगी तो मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू प्लस 2, माइनस 6 यहां से जाने के बाद प्लस में जाते हैं, -4 + 6 इज इक्वल टू +2,
यानी x इज इक्वल टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये देखो, ये अगर निकालना आपको फास्ट से नहीं आता है तो पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए और डायरेक्ट वैल्यू मत पुटअप कीजिए, पहले निकालिए और बाद में पुटअप कीजिए। बाद में देखो Zx हो गया, अब किसकी बारी है, तो Y की बारी है। Y ने क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, फिर से वही एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तो 6 लिगेंड कितने करेंगे, तो 12। तो देखो अब इसका EN निकाल दिया, EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस Y इज इक्वल्स टू, देखो अब Z यहाँ पे कितना है 26 माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 12। अब देखो 24 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 36। इसका मतलब इट फॉलोज EAN रूल, इट फॉलोज EAN रूल। ओके, अब देखो ये EAN रूल निकालने का सबसे सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको ये तीन वैल्यू ध्यान में रखने पड़ेंगे, 18, 36 और 54। फिर ये ध्यान में रखना पड़ेगा ये कैसे निकालते हैं, EN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y। Z यानी क्या, तो उसका एटॉमिक नंबर, X यानी क्या, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और Y यानी क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। ओके, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ध्यान में रखना। Y यानी क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, X यानी क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल आयन, यानी उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और Z यानी क्या, तो एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से आप EAN निकाल सकते हैं कि वो EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। अब देखो, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है जो ये वैल्यूज को तो फॉलो नहीं करते लेकिन फिर भी वो क्या है, स्टेबल है। अब देखो एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है, 100% एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आता है। पिछले बार MSCT में या फिर नीट में, पिछले एग्जाम्स में आप जाके देखोगे तो EAN रूल के एक्सेप्शन पे क्वेश्चन आया था। तो वो आपको एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो वो हम लिख लेंगे, कौन से एक्सेप्शन है वो भी देखेंगे। तो पहले इसको क्या कीजिए, तो आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल है EAN रूल के। अब ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है ये EAN रूल को नहीं फॉलो करती, यानी जब आप इनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करोगे वो 18, 36, 54 या फिर 86 नहीं आएगा। अब एक का मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं, FeCN by 6, FeCN by 6 3 माइनस, ओके। अब देखो Fe का मैं रख देता हूं X, 6CN है, ओके। अब देखो 6CN है, 6 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -3, X इज इक्वल्स टू +3। ये इसका मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। यानी देखो अब इसकी Z की वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है Fe का 26, X की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और Y यानी क्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड। अब देखो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 12। इसका मतलब Y इसकी वैल्यू क्या है 12। अब इसका EAN कैलकुलेट करूंगा मैं, EAN इज इक्वल्स टू Z माइनस X प्लस Y, Z इज इक्वल्स टू 26 माइनस 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 35। अब देखो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये 35 है। अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे CuNH3/4 ट्वाइस पॉजिटिव, तो इसका EAN आता है इज इक्वल्स टू 29, और इसका EAN अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका EAN आता है 84। यानी देखो ये तीनों भी कंपाउंड है जो EAN रूल को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन वो स्टेबल है, इसलिए हमको उनको याद रखना पड़ेगा और इसके ऊपर MCQs पूछे जाते हैं। तो आपको सीधा सीधा ये एग्जांपल्स रट लेना है या फिर इनकी ये नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये क्या है, तो स्टेबल है। तो दीज आर एक्सेप्शन टू EAN रूल, और EAN रूल के लिए आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कौन से ध्यान में रखने हैं, 18, 36, 54, 86। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि वो EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ये कैलकुलेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक्सेप्शनल एग्जांपल लिख लीजिए जो EAN रूल फॉलो नहीं करते फिर भी
वो क्या है, तो स्टेबल है, इसलिए वो हम उनको क्या कहते हैं, तो एक्सेप्शन कहते हैं। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है। आप क्या कीजिए, सीधा सीधा एक्सेप्शन लिख लीजिए और वहां पे लिख लीजिए स्टार करके लर्न बाय हार्ट, क्योंकि ये एग्जाम्पल 100% एग्जाम में पूछते हैं, एक्सेप्शनल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसके वजह से आप एक्सेप्शंस ऑफ ईएन रूल ये लिख लीजिए। फिर हम हमारे अगले पार्ट में यानी आने वाले इसमें देखेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर उसको हम क्या कहते हैं, तो लिगेंसी कहते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंसी क्या होता है। तो देखो, इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, देखो ये केसेस ध्यान में रखना, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो ये चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, लेकिन ये चैप्टर बहुत आसान है। ओके, अब देखो इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है। मोनोडेंटेड लिगेंड में जिसमें एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है। अब देखो इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ ligands attach to central metal atom is called as कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, या फिर उसको ही हम क्या कहते हैं, तो लिगेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लिगेंसी कहते हैं। अब देखो ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल से समझ लेंगे। FeCN/6 4 निगेटिव। ओके, अब इस केस में देखो Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, और इसको 6 CN लिगैंड अटैच है। लिगैंड अटैच है। ओके, तो ये आपके लिगेंड्स हो गए। अब 6 लिगेंड है, इसका मतलब इसकी लिगेंसी एपी की, एपी का कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया आपका 6। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। लेकिन अब बाइडेंटेड लिगेंड के केस में, इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, देखो इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, in case of bidentate ligand, number of point of attachment is called as उसको हम क्या कहते हैं, is called as कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जब आप बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड की बात करोगे, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूं। बाइडेंटेड ने इसको हम क्या कहेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में बोलेंगे हम, पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में, इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये क्या होता है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब देखो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो COEN/2 Cl3 या फिर COEN/3 Cl3, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब आपका यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो CO है। ओके, Cl3 क्या है, तो वो आपके काउंटर आयंस है। ओके, ये क्या आपके काउंटर आयंस है। ये आपके Cl3 क्या है, आपके काउंटर आयंस है। अब EN क्या है, ये आपके लिगेंड है। EN क्या है, आपके लिगेंड है। और वो कितने प्रेजेंट है, तो 3 प्रेजेंट है। अब देखो EN ये बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड में इसका मतलब उसमें कितनी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होती है, 2। अगर एक में 2 है तो 3 में कितने रहेंगे, तो 6 इज इक्वल्स टू देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी डेंसिटी कितनी है, तो 2, 3 2 6, इसका आंसर आता है 6। इसका मतलब इसकी लिगेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, तो 6 रहेगा। अब देखो ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए, हम कुछ और एग्जांपल लेंगे और उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन सा लिगेंड मोनोडेंटेड है, कौन सा लिगेंड पॉलीडेंटेड है। मोनोडेंटेड लिगेंड की लिगेंसी कैसे निकालते हैं, तो मोनोडेंटेड लिगेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट नंबर ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। लेकिन पॉलीडेंटेड लिगेंड के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या फिर
अदर लैंग्वेज में हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व जितने होंगे उसको भी हम कह सकते हैं इनके केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन मैं मेरे समझने के लिए क्या कर लिखता हूं कि इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड जितने उसके लिगैंड नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ लिगैंड उसमें प्रेजेंट होंगे उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, वही उसकी क्या होगी लिगेंसी। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगैंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को ही मैं क्या कहता हूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहता हूं या फिर लिगेंसी कहता हूं। हम कुछ एग्जांपल से समझ में लेंगे, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये एग्जांपल से हम समझ में लेते हैं। देखो COF का यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया यहाँ पे NH3 ये आपका लिगैंड है। अब देखो ये मोनोडेंटेड लिगैंड है और मैंने कहा था इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड जितने नंबर ऑफ लिगैंड प्रेजेंट रहेंगे वही उसका क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो लिगैंड कितने प्रेजेंट है, तो 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, तो 4 हो गया। ओके, अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल, अब देखो PT NH3/2 Cl2, ये एक एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लिगैंड प्रेजेंट है, एक अमोनिया है एक क्लोरिडो है। ओके, अब देखो अमोनिया, अब ये दोनों भी ये क्या है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड है। मोनोडेंटेड लिगैंड है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड्स रहेंगे उतने ही वो क्या, उसका क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे देखो 2 अमोनिया के 2 क्लोरीन के, इसके वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, तो 4 हो गया। अब देखो NiDMG/2, अब हमको पता है कि DMG ये पॉलीडेंटेड लिगैंड है और पॉलीडेंटेड लिगैंड में से भी ये कौन सा डेंटेड लिगैंड है, तो बाइडेंटेड लिगैंड है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड ये कितने हैं, तो 2 है। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय DMG, इतने लिगैंड्स हैं यहाँ पे। अब देखो DMG ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसमें कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, तो 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। तो इसका लिगेंसी या फिर Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया है, तो 4 हो गया। ओके, अब ये देखो चौथे एग्जांपल की तरफ बढ़ते। देखो CO En/2 Cl2। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लिगैंड ये कितने हैं, तो देखो 2 En/2 है 2 Cl/2, ये कितने हैं, तो 4 है। नंबर ऑफ लिगैंड 4 है। अब देखो नंबर ऑफ En यहाँ पे कितने हैं, तो 2 है। इथिलीन डायमाइन कितने हैं, तो 2 है। और हमको पता है ये कौन सा डेंटेड लिगैंड है, तो बाइडेंटेड लिगैंड, तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, ये कितने हो गए 4। तो En से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से निकल के आया कि हमारे पास इसके कितने लिगेंड्स है, तो 4 है। और Cl2 हमको पता है नंबर ऑफ Cl ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, भले ये 2 प्रेजेंट होंगे लेकिन इसकी डेंटिसिटी क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट 1 है, तो ये हो गए 2। इसका मतलब 4 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, तो 6। तो यहाँ पे 6 इसका क्या निकल के आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो सीधी सी बात है, इथिलीन डायमाइन दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, एक इथिलीन डायमाइन की 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो 2 इथिलीन डायमाइन की कितनी हो गई, तो 4। सीधी सी बात है, ये 4 लिख लिए। अब Cl2 को देखो, Cl2 के केस में एक Cl का 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, तो 2 Cl की 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी 4 + 2 इज 6। या फिर हमको पता है कि इनके साथ मोनोडेंटेड लिगैंड जितने मोनोडेंटेड लिगैंड रहेंगे वही उसका क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां से हमको पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैं होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। लेकिन ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका आने वाला लेक्चर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। और IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, जितनी डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उतने डिटेल में ही कोई शायद आपको पढ़ाएगा। इसके वजह से मेरा अगला लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर ये हम हर बार पूछा जाता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, तो वो लेक्चर बिल्कुल मिस मत कीजिए। और हम मिलते हैं हमारे आने वाले अगले लेक्चर में, तब तक आप क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए।